Hello students, welcome you all on Future Defense Academy YouTube platform. Today we are going to solve the 2018 सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन पेपर. यस, आज हम लेने वाले हैं, जैसे कि हमने बात की थी, PYQ. यस, अब हम हर संडे को इंग्लिश के किसी ना किसी पेपर को, चाहे वो सैनिक का है, RMS का है, चाहे वो 6 क्लास का है, चाहे वो 9 क्लास का है, और चाहे वो RIMC का है, और चाहे वो नवोदय का है, हर साल हर संडे को हम एक क्लास के पेपर को PYQs को सॉल्व करेंगे. तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे सैनिक स्कूल के PYQ को, जो कि इंग्लिश का पेपर था. देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन. देखिए, इसमें सबसे पहली बात आपके जो PYQs के पहले बताने से पहले लेट मी डिफाइन कि समथिंग क्या होता है. देखिए, सैनिक स्कूल ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम जो हमारी एसोसिएशन काम करती है, वो इसमें सैनिक स्कूल में आपकी क्लास के लिए यानी 6th क्लास और 9th क्लास, इन दो क्लास के लिए आपका एडमिशन होता है. 6th क्लास की बात करें तो इसमें जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो है इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग एंड जीके. ये 4 सब्जेक्ट आपके इसमें मौजूद रहते हैं, जिसमें बच्चों को अच्छे से तैयारी करनी होती है और इनका रेशियो भी सही रहता है. 9th क्लास के अंदर थोड़ा सा चेंज होता है. 9th क्लास में जो है आपका, जो सैनिक स्कूल की बात करें तो इंग्लिश है ही इसके अंदर, मैथ्स भी इसके अंदर रहती है, साइंस इसमें अब अलग हो जाता है, SST इसमें अलग हो जाता है, एंड आपका इसमें एक ऐड हो जाएगा रीजनिंग का पार्ट. तो यहाँ पर आपके 5 यानी ये आपके 5 सब्जेक्ट्स का पेपर रहता है. अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये जो दोनों टोटल मिला के अगर हम बात करें तो ये जो पेपर्स होते हैं इनका एक सेटिंग होता है, रेशियो सेट होता है, एंड उसके अकॉर्डिंग हमें नंबर लाने होते हैं. क्राइटेरिया क्या है, अभी जो हाल फिलहाल सैनिक स्कूल में अब जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर और अब जो होने वाला है, उसमें क्राइटेरिया ये बताया था कि 40% आपको एग्रीगेट सब में लेकर आने हैं, देन यू विल बी सेन एज क्वालिफाइड. मतलब आपका ओवरऑल जो होगा 40% होना चाहिए, तो आप क्वालिफाइड माने जाएंगे. एंड देन उसके बाद थोड़ा सा सैनिक स्कूल ने इस बार प्रोसेस चेंज कर दिया. उन्होंने आपको चॉइस दी कि आप अपनी चूज करके 10 स्कूल जो हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, +1 जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है, और साथ में उसके 9 और स्कूल सिलेक्ट कीजिए. और देन अगर आपका मान लीजिए उन 10 स्कूल्स में से भी कहीं पे भी अगर आपका क्वालिफाइड नंबर उनको टच करता है तो वो आपको कॉल करके बुलाएंगे और आपका वहां पर एडमिशन होगा. तो इस बार का थोड़ा सा प्रोसेस क्या था एडमिशन का, सैनिक स्कूल का चेंज था. अब हम आगे बात करते हैं हमारे PYQ जो है ये 2018 का है. पिछले साल में काफी सारे चेंजेस भी हुए हैं क्वेश्चंस के अंदर, लेवल अच्छा रखा गया, जीके का लेवल काफी अच्छा था, मैथ्स का लेवल भी अच्छा है. चाहे वो क्लास 6 की बात करें चाहे हम 9th की बात करें, इट डजेंट मैटर, क्योंकि हमारे लिए जो टॉपिक्स हैं वो लगभग सेम है, सब में सेम आते हैं. 6 में भी जो सिलेबस है, करिकुलम है, वो बिल्कुल सेम है, लेकिन बस फर्क है तो वेटेज, सॉरी आई मीन टू से पेपर पैटर्न का थोड़ा सा लेवल टफ होता है. 9th क्लास के अकॉर्डिंग के बच्चे के लिए 9th क्लास का लेवल का पेपर आएगा, और 6th क्लास के बच्चे के लिए एक्चुअली कहना नहीं चाहिए कि 6th क्लास का पेपर आता है लेवल, उसमें एग्जैक्टली 8 तक का कंटेंट आ जाता है. क्योंकि जीके का जब हम लोगों ने देखा था लास्ट ईयर, तो उसमें कंटेंट जो था वो सिर्फ 6th क्लास के स्टैंडर्ड के बच्चे का नहीं था, बल्कि एटलीस्ट एक्चुअली वो 6 के 8th और 9 10th में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो 10th के भी आ गए थे. तो हम अगर कहें तो क्योंकि नेशनल लेवल के एग्जाम से तो बच्चे कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भाई नो क्राइटेरिया होना ना, तो हमें अपनी तैयारी कौन से जोन से रखनी है, 5th क्लास से लेकर हमें अपना नॉलेज रखना है 10th क्लास का. तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर की ओर. देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन इंग्लिश के अंदर जो आता है वो है आपका कौन सा, रीड द पैसेज, यानी कि रीडिंग सेक्शन. फर्स्ट सेक्शन हमारा होता है रीडिंग सेक्शन का. रीडिंग सेक्शन के अंदर आपको एक पैसेज दिया जाता है जिसको आपको रीड करके उसके आंसर्स देने होते हैं, जो क्वेश्चंस के आंसर. अब आज तक का बेसिक पैटर्न हमारा क्या था, बेसिक पैटर्न था कि हम पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस पढ़ते हैं, फिर वापस पैराग्राफ पढ़ने के लिए आते हैं. तो हमने कितनी मेहनत करी, 3 स्टेप लेने पड़े. अब हम मारेंगे शॉर्टकट. जी हाँ, शॉर्टकट मारेंगे, और शॉर्टकट मारने का तरीका है सीधा हम क्वेश्चंस पे चले जाएंगे. हम पैराग्राफ पहले रीड नहीं करेंगे, हम सबसे पहले किसको रीड करेंगे, क्वेश्चंस को. तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पे चलते हैं. पहला क्वेश्चन है हॉरेस डेनबी वाज. हॉरेस डेनबी क्या था, ओल्ड था, अनमैरिड था, हैंडीकैप था, या दोनों, ए और बी. तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है. Everyone thought that Horace Denby was a good and honest citizen. He was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who was worried over his health. तो यहाँ हमें दो चीजें मिल गई हॉरेस डेनबी की, कि एक तो वो 50 साल का बूढ़ा था और अनमैरिड था. तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी. डी विल बी आवर आंसर, क्योंकि वो ओल्ड भी था और अनमैरिड भी था. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. डैश वरीड अबाउट द हेल्थ ऑफ हॉरेस. हॉरेस की हेल्थ को लेकर कौन चिंतित थी, उसकी वाइफ
अनमैरिड था तो ऑब्वियसली बात है उसकी वाइफ तो होने से नहीं। प्रीस्ट पुजारी का कहीं नाम नहीं, हिज हाउसकीपर, यस उसकी हाउसकीपर जो था वो उसकी क्या करता था, हेल्थ को लेकर चिंतित था कि इतने बुढ़ापे में इसका ये हाल है, पता नहीं आगे क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फॉर स्टीलिंग ज्वेल्स हॉरेस वाज सेंट टू प्रिजन। भाई ज्वेलरी चुराने के लिए हॉरेस को कितनी बार जेल भेजा गया, वंस, ट्वाइस, थ्राइस या नेवर। अब देखते हैं यहाँ पर क्या आता है पैराग्राफ में। ये रहा, he lived with a housekeeper who was worried. In fact, he was usually very well and happy, except of attacks of hay fever in summer. He made expensive locks and was successful enough at his business to have two helpers. Yes, Horace Danby was a good and respectable, but not completely honest. 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in prison for, यानी उसको पहली अपनी जिंदगी की पहली और आखिरी चोरी, मतलब चोरी करने के लिए पहली और आखिरी बार जेल मिली। तो यानी कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वंस। इसका आंसर हो गया ओनली वंस। द प्रोफेशन हॉरेस का प्रोफेशन क्या था, बिजनेसमैन था, थीफ था, हाउसकीपर था या लॉकस्मिथ था। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि वो क्या बनाता था, he was unsuccessful attacks of hay fever, he made an expensive locks and he was a successful enough at his business to have two helper। यानी कि वो क्या था, ताले बनाने का काम करने वाला था। तो ताले बनाने वाले को क्या बोलते हैं हम, ताले बनाने वाले को क्या कहते हैं, लॉकस्मिथ कहेंगे। बिजनेसमैन तो बिजनेस करने वाला होता है, कोई भी हो सकता है, टीचर वाला बिजनेस भी हो सकता है, कोचिंग का भी। बिजनेसमैन तो सारे ही हैं जो बिजनेस करें, लेकिन एक्चुअल में उसका राइट जो बिजनेस था वो क्या था, ताले बनाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लॉकस्मिथ, है ना, ये वाला आ जाएगा। इसमें कंफ्यूजन भी रहता है कई जनों को। तो अब आगे देखिए, नेक्स्ट चूज द वर्ड व्हिच मींस अपोजिट ऑफ एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, ठीक है। एक्सपेंसिव का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मींस कॉस्टली, जो चीज बहुत क्या होती है, महंगी होती है उसके लिए। तो अब सोच के देखो, चीप का मतलब होता है सस्ता, लग्जरियस का मतलब होता है बहुत ही आलीशान यानी स्प्लेंडेड, कॉस्टली का मतलब एक्सपेंसिव और हैवी का मतलब भारी। तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया, ये भी इसका सिनोनिम हो गया। लेकिन चीप, चीप का मतलब हमने क्या बोला, लो इन कॉस्ट, जो लो होता है कॉस्ट के अंदर उसके लिए आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चीप। चीप जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, चूज द वर्ड व्हिच मींस ऑलमोस्ट सेम एज अनमैरिड। अनमैरिड के लिए जो सिनोनिम वर्ड होगा वो क्या है, अनमैरिड हैंडसम नहीं, हैंडसम तो सुंदर दिखने वाला व्यक्ति होता है। विडो जो होता है वो होता है जिसकी वाइफ हस्बैंड मर जाता है। यंग होता है जवान, एंड बैचलर होता है जो अनमैरिड होता है। जी हाँ, बैचलर जो वर्ड है वो किसके लिए इस्तेमाल होगा, अनमैरिड के लिए इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर डी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। अब आपको यहाँ से ग्रुप में देखना है, अ हर्ड ऑफ सॉरी यहाँ पर हर्ड की स्पेलिंग थोड़ी सी लोचा हो रखी है, HERD हर्ड होगा। अ हर्ड ऑफ काउज, और यानी झुंड किसका होता है, काउज का साथ में जो पेयर बनता है वो कौन सा है, बर्ड्स का, एलिफेंट का, शीप का या हॉर्स का। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, शीप, भेड़। भेड़ और गायों का क्या होता है, हर्ड, झुंड होता है, हमेशा ध्यान रखिए ना। बर्ड वाला तो स्वाम होता है, एलिफेंट का अलग होता है। दिस इज माई बुक एंड दैट इज, ये मेरी बुक है और वो तुम्हारी, तो दैट इज योर्स, दैट इज योर, आर और आर्स। तो देखिए क्या होगा, दिस इज माई बुक एंड दैट इज योर्स। जब हम लोगों को मान लीजिए कोई नाउन को रिपीटेशन नहीं करना है और हम उसकी जगह प्रोनाउन को यूज करना चाहते हैं, तो योर्स जो प्रोनाउन होता है इसका मीनिंग होता है योर प्लस में नाउन। अगर वहां रखना चाहे तो हम क्या रखेंगे, दिस इज माई बुक एंड दैट इज योर बुक। तो योर का क्या आ जाएगा, योर्स आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया, आंसर नंबर ए। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, राजन्स फादर एंड रोहन्स फादर बिजनेसमैन, यानी राजन के पापा और रोहन के पापा बिजनेसमैन। अब देखिए जब भी दो नाउन या दो प्रोनाउन है ना एंड से जुड़ रहे हैं, यानी दोनों तरफ नाउन या प्रोनाउन है और वो एंड से जुड़ रहा है, तो वो हमेशा किस में कंसीडर किया जाता है, प्लूरल में। और प्लूरल में कंसीडर होने पर वो क्या हो जाएगा, उसके साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। तो अब यहाँ पर देखते हैं, रोहन फादर एंड राजन्स फादर, रोहन्स फादर एंड राजन्स फादर। ओके,
तो अब देखते हैं, हमने बात की थी यहाँ पर राजन फादर एंड रोहन फादर की, तो राजन के फादर और रोहन के जो फादर हैं दोनों मिल चुके हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर आना चाहिए प्लूरल। प्लूरल वर्ब आएगी तो सिंगुलर को हटा दो, देखो इज सिंगुलर है और हैज सिंगुलर, इनको हटा दीजिए। अब बचता आर या हैव बिजनेसमैन नहीं होता क्योंकि उनके पास बिजनेसमैन है थोड़ी ना, वो दोनों ही क्या है, बिजनेसमैन। तो इसका आंसर हो जाएगा आर, दैट राजन्स फादर एंड रोहन्स फादर आर बिजनेसमैन। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। माई फ्रेंड्स बीन आस्किंग फॉर द पार्टी फोटोग्राफ्स, मेरा जो फ्रेंड है वो क्या कर रहा है, पार्टीज की फोटोग्राफ को लगातार मुझसे मांग रहा है। तो मेरे फ्रेंड्स यानी माय फ्रेंड्स यानी बहुत सारे दोस्त हैं, तो माय फ्रेंड्स के लिए बहुत सारों के लिए क्या आता है, देखो डू और डस। एक बात हमेशा ध्यान रखें, डू और डस ये दोनों क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स है, ठीक है। पहली बात तो ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये दो ही काम करने के लिए आती है, या तो ये सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए आएंगी और या फिर ये सेंटेंस में इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आएंगी। यानी कि कभी भी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे अगर आएंगी तो नेगेटिव में और या इंटेरोगेटिव में, पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं आती। तो डू और डस को काट दो, दोनों कट गए। अब बचा क्या, हैज और हैव। माय फ्रेंड्स है यानी प्लूरल दे रखा है, तो प्लूरल के साथ हमेशा क्या आता है, प्लूरल के साथ हम हमेशा हैव का इस्तेमाल करते हैं, तो हैज को काट दीजिए। माय फ्रेंड्स हैव बीन आस्किंग फॉर द पार्टी फोटोग्राफ्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। राकेश हिज मदर टंग वेरी फ्लुएंटली, राकेश स्पीकिंग स्पीक्स और नन ऑफ दीज। यानी अब देखो राकेश की बात हो रही है, राकेश इज अ सिंगुलर पर्सन, सिंगुलर आ रहा है, तो इसका मतलब पहली बात चलते हैं इस पे। फर्स्ट आता है स्पीक, स्पीक होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हमेशा किसके साथ आनी चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आनी चाहिए। स्पीकिंग कब आएगी, जब इसके साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब आता है तब वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। स्पीक्स आता है जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है, और नन ऑफ दीज इनमें से कोई भी नहीं। तो अब अगर हम यहाँ सिंपल सा देखें तो यहाँ पर हम इसको काट देंगे क्योंकि राकेश क्या है, सिंगुलर है। स्पीकिंग नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। बचा क्या है, स्पीक्स, क्योंकि सिंगुलर के साथ में क्या आ जाता है, स्पीक्स आ जाता है। और ये क्या है, एक प्रेजेंट का सेंटेंस है, जैसे राकेश स्पीक्स मदर टंग वेरी फ्लुएंटली। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अंकित एंड हिज फैमिली, अंकित और उसका परिवार इन यूरोप फॉर 3 वीक्स, यूरोप में रह रहे हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए पहला ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जिससे हमें पता लगे कि प्रेजेंट आएगा या पास्ट आएगा, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको पहले प्रेफरेंस देनी है प्रेजेंट टेंस। अगर आगे कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं आ रहा या लास्ट में ऐसा सेंटेंस कुछ नहीं आ रहा जो हमें बताए कि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है या पास्ट टेंस का या फ्यूचर के लिए आ रहा है, तो हमें प्रेफरेंस हमेशा किसको देनी है, प्रेजेंट टेंस। यानी हमारा अगर कन्वर्जन होगा तो प्रेजेंट टेंस में होगा, ऑप्शन चूज करेंगे तो प्रेजेंट टेंस का चूज करेंगे। अब यहाँ पर देखिए अंकित एंड हिज फैमिली इन यूरोप, जब भी सिंस या फॉर आता है हमेशा ध्यान रखें, सिंस और फॉर जब भी आते हैं ये होते हैं सिंबल किसके, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। ठीक है, ये कौन से टेंस के हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस के। अब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस के हैं, तो अब यहाँ पर हमने क्या बोला, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये हमारा टेंस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हमारा टेंस है, और इसका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है हैज, हैव प्लस में बीन प्लस में वर्ब के साथ आईएनजी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंकित एंड हिज फैमिली, यानी कि दोनों प्लूरल आ गया, प्लूरल आ रहा है ना, अंकित और उसका परिवार जो है यहाँ पर रह रहे हैं, कब से, 3 हफ्ते से यूरोप में रह रहे हैं। तो हैव बीन ट्रैवलिंग, ओके ट्रैवलिंग यानी कि यात्रा कर रहे हैं। तो अंकित एंड हिज फैमिली हैव बीन ट्रैवलिंग इन यूरोप फॉर 3 वीक्स। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, भारती योगा क्लासेस दीज डेज, भारती जो है इन दिनों योगा क्लासेस में जा रही है। तो अब अगर हम बात करें, दीज डेज जब भी आ जाए, ऐसे वर्ड जब भी आते हैं ये होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन से टेंस का है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि इन दिनों अगर कोई काम चल रहा है, प्रोसेस में है, गोइंग ऑन है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यूज करते हैं। गोइंग ऑन है, कीप ऑन है अगर, उसके लिए। तो अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म और प्लस में आ जाता है ऑब्जेक्ट। यानी अटेंडिंग हैज, तो हैज सारे सारे काट दो, अटेंडिंग काट दो, इज अटेंडिंग। तो भारती इज अटेंडिंग योगा क्लासेस दीज डेज, तो यहाँ इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की, माय हाउस इज
एज योर्स। तो अब इसने बोला मेरा घर जो है वो बड़ा है, कैसे बड़ा है, बिग है, एज बिग। तो हमेशा ध्यान रखें बिग एज आ रहा है तो एज आएगा तो इसके आगे भी एज होता है और फिर आती है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है ना। पॉजिटिव डिग्री का मतलब क्या होता है, बिग होती है पॉजिटिव डिग्री, बिगर होती है कंपैरेटिव डिग्री और बिगेस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, माई हाउस इज एज बिग एज योर्स। नेक्स्ट चलते हैं, दिस इज द कॉमिक आई हैव एवर रेड, दिस इज द। अब देखो जब भी आर्टिकल द आ जाए तो हमेशा ध्यान रखें सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना होता है। किसका करना होता है, सुपरलेटिव डिग्री का। अब सुपरलेटिव डिग्री में देखो क्या है, मोर आ रहा है काट दो, लेस आ रहा है काट दो, नन ऑफ दीज, मोस्ट आ रहा है, बिल्कुल सही है। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉमिक्स आई हैव एवर रेड, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, सिलेक्ट वन वर्ड। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सिलेक्ट वन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस फॉर द गिवन डेफिनेशन, अ बुक और वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज अननोन। ऐसी किताब जिसका या ऐसा कोई लिखित काम हो गया जिसका लेखक हमें नहीं पता कि वो कौन है, तो उसको क्या बोलते हैं, उन चीजों को कहा जाता है अनोनिमस। क्या कहते हैं, अनोनिमस, यानी कि जिनके बारे में नहीं, अज्ञात, है ना, जिसका एक वर्ड लगा देते हैं, अज्ञात है, हमें इसके बारे में नहीं पता है। नॉवलिस्ट जो नॉवल लिखता है, पोएट जो कविताएं लिखता है, और प्ले राइट जो प्ले लिखता है, ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के होने में विश्वास करता है, उसे हम क्या कहते हैं। देखिए जो भगवान के होने में विश्वास करता है उसको हम थीस्ट कहते हैं, इसका नाम क्या होता है, थीस्ट, यानी कि आस्तिक व्यक्ति। और वहीं पर अगर हम बात करें नहीं करता है तो डज नॉट बिलीव इन गॉड, डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अगर भगवान के होने में उसको यकीन नहीं है कि भगवान नाम की कोई चीज इस दुनिया में है, तो उसके लिए क्या आता है, अथीस्ट वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। एग्नोस्टिक एंड पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट वो होता है जो शांतवादी होता है, शांति लोकप्रिय लोग होते हैं, ठीक है ना, जो पीस के फेवर में होते हैं। और एग्नोस्टिक जो होते हैं, वो एग्नोस्टिक जो होते हैं वो लोग इगोइस्ट टाइप के, मतलब उस तरह के लोग होते हैं जो भड़काव वाले या इस तरीके के लोगों के लिए कहा जाता है। आगे चलते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग की सबसे पहले बेसिक 2-3 रूल बता देती हूँ। पॉजिटिव सेंटेंस का हमेशा, यानी ये सेंटेंस है मान लीजिए, तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो हमेशा नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव का हमेशा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनता है। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमेशा आपको हेल्पिंग वर्ब और प्लस में आपको प्रोनाउन को यूज करना होता है। अगर आप नेगेटिव क्वेश्चन टैग बना रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का, अगर आपको याद हो हमने अपनी लाइव क्लास में पढ़ा था कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स को, तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे डोंट है तो डोंट, मतलब डू नॉट आ रहा है तो डोंट आएगा और प्लस में उसमें फिर उस प्रोनाउन को आप इस्तेमाल करोगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। अब चलिए देखते हैं, आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क। अब देखिए यहाँ पर इसने क्या कहा है, मैं तो यानी सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, आई हैव कंप्लीटेड, मैंने अपना काम कर लिया। तो यहाँ पर हैव, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव, तो हैव को यहाँ लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब में। पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो जाएगी हैवंट, और आई खुद अपने आप में एक प्रोनाउन है तो हम यहाँ पर आई ही लिखेंगे। तो आई हैवंट कंप्लीटेड माय होमवर्क, हैवंट आई। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन टैग, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, क्वेश्चन। तो ये जो छोटू सा जो क्वेश्चन होता है ना, जिसमें हम सामने वाले से उम्मीद करते हैं कि आंसर यस में मिलेगा या नो में, उसके लिए हम इस क्वेश्चन टैग को इस्तेमाल करते हैं कि जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं वी नीड कंफर्मेशन कि वेदर वी आर सेइंग यस, वी आर एक्सपेक्टिंग आंसर इज यस और नो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, he does not do his work sincerely, ये नेगेटिव। देखिए अब नेगेटिव आ रहा है क्वेश्चन, तो नेगेटिव अगर सेंटेंस है तो पॉजिटिव बनेगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब उसमें दे रखी है डज, तो डज आ जाएगा और प्रोनाउन दे रखा है ही, तो डज ही। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए, he does not do his work sincerely, does he, वो अपना काम सिंसियरली नहीं करता है, क्या करता है, ये क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। अब आपको क्या करना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए इनको अरेंज करना है इस तरीके से जैसे कि इसमें क्या हो जाए, मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी हम लोग सेंटेंस का पहला पार्ट पढ़ते हैं हमेशा। अब बेसिक फॉर्मूला जो आज तक हमेशा रहा है वो होता है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो उठा लेते हैं यहाँ पर, देखो
एंड ग्रैंडपा माय ग्रैंडमा टू मच लव ईच अदर। तो सिंपल सी बात है, एंड से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा और टू मच लव ईच अदर, तो ये आएगा माय ग्रैंडपा। तो पहले बी वाला ऑप्शन वाले देख लो, बी वाले ऑप्शन वाले 3 है, इसको काट दो तो ये हट गया। उसके बाद बी के बाद ए आएगा, माय ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा, तो बी ए वाला देख लो, तो बी ए वाला ये हो गया, इसको काट दो। उसके बाद माय ग्रैंडपा एंड माय ग्रैंडमा, सॉरी माय ग्रैंडमा एंड माय ग्रैंडपा लव ईच अदर टू मच, है ना, क्योंकि पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हम डिग्री लगाएंगे, तो लव डी आना चाहिए, बी ए डी वाला देख लो, बी ए डी वाला ये है, ये कट गया, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जल्दी से करना है तो हमें इसी तरीके से पैटर्न्स को यूज करना होगा, अदरवाइज पता है प्रॉब्लम क्या आती है, अदरवाइज प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे हम क्या करते हैं, पूरे को अरेंज करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग बाकी ऑप्शंस में कंफ्यूज होते हैं। तो चेक करते जाओ, जो ऑप्शन कट रहा है ना हाथों हाथ, उसको हाथों हाथ काट दो, ताकि हमें जब आंसर निकालना हो तो हमारे सामने 2 ही ऑप्शंस बचे, और 2 में से फिर फटाफट एक मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। Was very pretty in her childhood, my grandma and beautiful। देखो अब इसने फिर वही है, मेरी दादी माँ का पहले लेंगे ना, तो सी आना चाहिए पहले, तो सी देखो 3 ऑप्शंस में आ रहा है, माय ग्रैंडमा, सब्जेक्ट की जगह माय ग्रैंडमा। अब उसके बाद क्या आएगा, वर्ब आनी चाहिए, तो वॉज आएगा, वॉज वेरी प्रेटी, तो सी के बाद में ए आना चाहिए, सी के बाद में ए एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो आंसर हो गया ये, बाकी में नहीं आ रहा है, इसको कट कर दो। तो माय ग्रैंडमा वॉज वेरी प्रेटी ब्यूटीफुल इन हर चाइल्डहुड, तो ये इतना क्या बन गया, आंसर बन गया। देखो जल्दी बन गया ना, हमें सोचना ही नहीं पड़ा, यहाँ पर 2 ऑप्शन में हमें पता लग गया कि हमारा आंसर कौन सा है, 2 ही बार हमने चेक किया। नेक्स्ट, मार्क द ऑप्शन विद द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ गिवन वर्ड्स। भाई आपको इसमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, किसकी है वो आपको देखना है। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने देखा कि भाई स्पेलिंग करेक्ट वाला देखना है, तो अब देखिए सबसे पहले एड्रेस, एड्रेस की स्पेलिंग में देखो क्या होता है, सिंपल सा याद कर लो, एड्रेस वैसे तो नॉर्मली ए डबल डी तो आता ही आता है, हम जब शॉर्टकट लिखते हैं तो ए डबल डी किस किस में आ रहा है, एक ही में आ रहा है, 2 में आ रहा है ना, तो ये 2 ऑप्शन कट कर दो। अब उसके बाद में आता है आर ई डबल एस, तो लास्ट में देख लो डबल एस आना चाहिए, तो डबल एस आ रहा है, किस में आ रहा है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम बात करते हैं, तो एड्रेस में क्या होता है, डबल डी और डबल एस आता है, बस इतना याद कर लो, अपने आप बेड़ा पार है। एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन में सबसे पहले ए डबल पी आना चाहिए, ए डबल पी सब में नहीं आ रहा, एक में नहीं आ रहा ना, एप्रिसिएशन घट गया। अब उसके बाद में देखते हैं, ए डबल पी आर ई होना चाहिए, आर ई सब में है, एप्रिसिएशन। फिर आना चाहिए सी आई, सी आई ए जिसमें हो उसको देखो, तो ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो गया, ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग हो गया। तो एप्रिसिएशन की हमारी स्पेलिंग होती है ए डबल पी आर ई सी आई टी आई ओ एन, है ना। एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, उसको बढ़ावा देना, उसको एंकरेज करना, अप्रिशिएट करना। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। बुक्स इज फॉर बुक, तो इज फॉर शिप, तो भाई बुक्स अगर बुक का है तो शिप्स, शिप के लिए क्या आएगा, तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, बुक्स इज फॉर बुक, तो डैश इज फॉर शिप, तो क्या आएगा शिप्स, तो भाई किताबों के लिए किताब, है ना, बुक्स किसके लिए यूज हो रहा है, बुक के लिए, तो शिप्स किसके लिए यूज होगा, शिप के लिए, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। एनालॉजी टाइप है, किड्स इज फॉर किड, इज फॉर चाइल्ड, किड्स प्लूरल फॉर्म है किड का, तो चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, चिल्ड्रन, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, चाइल्ड्स कभी भी प्लूरल वर्ड नहीं होता है, चिल्ड्रन इज द प्लूरल वर्ड। ओके नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे जो 100 क्वेश्चंस हैं, फिर क्लास 6 का ये पेपर है, उसमें जो क्वेश्चंस थे हमने उनको सारे सॉल्व करे, और यहाँ पर हमने देखा कि बहुत आसान पेपर है, इतना कोई टफ लेवल का पेपर नहीं है, इतना कोई बहुत ज्यादा बड़े लेवल का पेपर नहीं आया, तो 2018 की बात है। अब हम हर संडे को जब एक एक पेपर लेते जाएंगे तो हम उसको डिस्कस करते जाएंगे कि किस तरीके से उस पर काम करना है। हालांकि यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा बताया है, शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, कुछ चीजें हैं जो 2018 के पेपर में इतनी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे अब हम आगे बढ़ेंगे ना हर पेपर को लेकर, तब हमारे सामने बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जिनको हमें गो थ्रू होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से पेपर चेंज होता जा रहा है पैटर्न, उतना ही पेपर का लेवल भी क्या होता जा रहा है, अच्छा होता जा रहा है। बिकॉज देखो हर स्कूल चाहता है कि उसके पास अच्छे बच्चे भी आए, बुरे बच्चे भी आए, लेकिन बुरे कोई नहीं चाहता, अच्छे चाहिए। अब नेशनल लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है कि आप खेलते हुए तो नहीं कर सकते, अच्छे से पढ़कर ही करना पड़ेगा। तो बस ध्यान रखिए, इसी चीज को हमें करना है,
तो यहीं पर हम लोग आज की क्लास का यानी आज PYQ सेक्शन को खत्म करते हैं और दोबारा हम अगले संडे को फिर मिलेंगे एक नए PYQ सेशन के साथ में, नई क्लास के साथ और नए क्वेश्चन पेपर के साथ। बाकी आपके लाइव सेशन चलते रहेंगे, क्लासेस चलती रहेंगी। तो होप्स हो कि आपको हमारा प्रोग्राम जो चीजें हैं वो अच्छी लग रही है, हमारे जो वीडियोस है वो पसंद आ रहे हैं, और उसके लिए थैंक यू सो मच। और प्लीज एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिए, अगर कोई भी आपको ये वीडियो में दिक्कत आई या किसी तरह का है तो उसमें कमेंट जरूर कीजिए। अच्छा लगे तो पक्का कीजिए कमेंट, एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में इफ यू फाइंड दिस वन इज यूजफुल, और सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं। टिल देन थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।